ये सब व्हाट्सएप ऐसे कैसे आप सभी लोग। तो आप चुका है आपका भाई एक नए वीडियो के साथ, एक नए अच्छे से कंटेंट के साथ। तो आप सभी को बताने के लिए कि कैसा रहा हमारी पल्सर NS400Z का ओनरशिप रिव्यू विद इन 1.5 ईयर। मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा मेरी बाइक को आए हुए। तो हमारी बाइक कितने रुपए दे चुकी है, कितने रुपए का खर्चा बता चुकी है, कितनी सारी चीज़ें हम इस पर खर्च कर चुके हैं और कितना सारा एक्सपेंसिव पड़ता है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेट्रोल एक्सपेंसिव, फिर हमारा टायर्स एंड वी देन द ब्रेकिंग, है ना। और उसके बाद फिर हमारा लुक्स वगैरह तो आपका ऑप्शनल है, इसको हटा दो अब, ठीक है ना, वरना फिर विवाद होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमारा पेट्रोल एक्सपेंसेस और हमारी सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कितना कितना पड़ता है। मैं इस बाइक को अभी तक राइड कर चुका हूँ 1 साल और कुछ महीने के अंदर 16,000 किलोमीटर, 16-17,000 किलोमीटर। तो बताता हूँ मैं आप सभी को कि मेरा इस बाइक के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है अभी तक मैम। क्योंकि देखो, तुम्हारे जब किसी के पास नहीं थी ना ये पल्सर NS400Z, जब तुम्हारा भाई ट्रैगमा इसको चला रहा था और सेकंड सर्विस इसकी करवा चुका था, ठीक है ना। जब सब लोग खरीद ही रहे थे, जब इंटरनेट पे किसी के पास नहीं थी, तब अपने पास थी ये, ठीक है। तो बात करते हैं हमारी बाइक कितने रुपए की पड़ती है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से चालू करते हैं। हमारी बाइक पड़ती है 2,40,000 रुपए की। और मतलब मेरे को 2,45,000 की पड़ी, क्योंकि ट्रक वगैरह को पैसे दिए थे वो लाने ले जाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी अब कितने की पड़ेगी GST के बाद। तो 2,75,000 अप्रोक्स ही पड़ेगी भाई ये। जिसको लेनी जल्दी से जल्दी उठा लो, जल्दी, है ना। और बात करते हैं हमारी बाइक में कितने हॉर्स पावर है। ये भाई 40 हॉर्स पावर वाली पल्सर NS400Z 2024 मॉडल, नॉट द UG मॉडल, लेकिन UG को खा लेती है बहुत इजीली ब्रेकफास्ट में, है ना। और बात करें हमारी बाइक को कितने ज़्यादा मैं खर्चे कर चुका हूँ अपनी बाइक के ऊपर। तो जब हमारी बाइक बिल्कुल नई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू पिन्नी पैक, तभी से इसमें एक दिक्कत आने लग गई थी कि मतलब, नहीं रुक जाओ, मैं बताता हूँ कितने दिन हो, मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है। ऐसे कुछ 10-12 दिन हो गए थे, 12 दिन हो गए थे मेरी बाइक को फर्स्ट सर्विस में करा चुका था। 12 दिन के अंदर ही नहीं, 6-7वें दिन ही, 1 हफ्ते के बाद ही मैंने इतनी चला दी थी कि फर्स्ट सर्विस हो जाए, ठीक है ना। अब बात करें हमारी कि वो दिक्कत थी क्या इस बाइक में। भाई दिक्कत आने लगी कि ये बाइक हमारी होने लगी बंद। अब ये हुई कैसे, ये थ्रॉटल बॉडी का इंजेक्टर में मतलब थोड़ा सा गंदगी, वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो खराब था या पता नहीं, आई डोंट नो, वट एवर दे चेंज टोटली, नॉट द थ्रॉटल बॉडी बट द इंजेक्टर जिसमें से पेट्रोल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या रेस पकड़ रही, पकड़ते बंद, ऐसे दिक्कत आई थी। और हाईवे पे बहुत बार हुआ, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा रिस्की लगा। मैंने जाके चेंज कराया, मैंने कंप्लेंट डाली। तो ये उसमें मेरे पैसे लगे थोड़े, लेबर चार्जेस वगैरह लगे थोड़े बहुत। मतलब वो वारंटी का पार्ट तो था, लेकिन उसमें फिर भी उन्होंने पता नहीं लेबर चार्ज वगैरह मेरे से ली थोड़ी, है ना। तो मेरे लग गए थे अप्रोक्स 2-3 हज़ार रुपये लगे थे, है ना, पार्ट्स मंगाना के। और मतलब वैसे कि कह रहे थे वो कि इसका लगेगा, फिर आगे फिर उसका एक वो बन गया था। लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई थी, बाइक में बिल्कुल सही चली। थ्रॉटल बॉडी के रिलेटेड तो एक भी दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं हमारी बाइक के मेंटेनेंस के ऊपर, है ना। फ्यूल एक्सपेंसेस की बात करूंगा सबसे एंड में, ठीक है ना भाई। वीडियो में बने रहो ताकि अच्छा आपको कंटेंट मिलता रहे। तो अभी हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस का कितना, फ्यूल एक्सपेंसेस कह रहा हूँ मैं, अभी हमारे सर्विस से कितना पैसा लग जाता है हमारी बाइक के अंदर। मतलब देखो, ये जो है ना हमारी बाइक, अगर आप नॉर्मल सर्विस कराते हो, मतलब जो हमारी फ्री वाली सर्विस रहती है, तो उसमें लगता है अप्रोक्स 2,000 रुपये। और अगर आप पेड कराओगे तो उसमें लगते हैं 2,800 रुपये, जो मैंने पिछली सर्विस पे दिया है अपने फोर्थ सर्विस पे। 2,800 रुपीज़ आई हैव गिवन टू द बजाज वो मैनेजमेंट, वट एवर यू कॉल्ड, मैनेजमेंट कह दी मैंने, वैसे तो सर्विस सेंटर कहते हैं, है ना। तो मेरे को लगे सीधा कितने रुपये, एकदम 2,800 रुपये, जो कि मैं मानता हूँ 400 सीसी की बाइक के लिए बहुत ही सही है। क्योंकि भाई इतने लगते ही हैं भाई, कितनी हाई हॉर्स पावर और हाई कंप्रेशन इंजन वाली बाइक है यार, इतना भी नहीं लगेगा क्या, है ना। तो अब बात करते हैं हमारी बाइक के ऊपर कि अभी तक मैं वैसे कितने रुपए खर्च कर चुका हूँ। तो ये हमारी बाइक हल्की सी लोड है। मॉडिफिकेशन से खर्चा बिल्कुल हटा के बताऊँ, सिर्फ मेंटेनेंस का बात, तो गिनवाता चलता हूँ, एक काम करता हूँ गिनवाता चलता हूँ। देखो 18,000 चला चुका हूँ, 18 नहीं 17,000 मान लो, 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। सबसे पहला जो खर्चा आता है आपके बाइक में, और ये खर्चा बहुत जल्दी आ जाएगा, कितने पे, जो स्टॉक टायर है वो होगा आपकी बाइक में, अपोलो अल्फा H1 होगा या तो, क्योंकि या फिर MRF का होगा। MRF वाला होगा तो वो कट जाएगा 12,000 पे, और अगर अपोलो होगा तो वो घिस जाएगा 11,000, 10,000, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल, कैसे चलाते हो तुम, ठीक है ना। तो भाई बात करें, ट्रैक्टर जा रहा, ट्रैक्टर को जाने देते हैं पहले। हाँ ट्रैक्टर गया, आप छोड़ो। तो बात करते हैं अब हमारे ये जो है ना कि हमारी बाइक के ऊपर कैसे कितने रुपए खर्चा पड़ता है। देखो जो हमारे MRF वाले टायर हैं वो तो बहुत ही रद्दी टायर हैं, आगे लग रहा है मेरी में,
आगे वाला टायर मैं चेंज करूंगा, लेकिन आगे वाले टायर की ग्रिप थोड़ी ठीक लगती है मुझे, इतनी भी पास नहीं है। मुझे लगता है जो हमारी बाइक में नया वाली में जो आ रहा है टायर वो 100 आ रहा है, नॉट 110। आई डोंट रिमेंबर इट, क्योंकि मेरे को पतला सा लगा थोड़ा सा, है ना, और ये थोड़ा सा हल्का बड़ा लगा मेरे को। अब मैं आंखों देखी वाली बात कर रहा हूँ ना, कि मैंने नंबर देखा है उसका, तो हो सकता है वो 110 भी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज मत करने लग जाना, ठीक है ना। अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो या तो 110 या फिर वो है, क्योंकि मेरे को काफ़ी वाइड टायर लगता है एकदम, ये 110 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो मतलब 110 ही है ना, 110 से ज़्यादा क्या। तो अब बात करते हैं इसके टायर्स की। तो टायर्स भाई बहुत जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि 400 सीसी की बाइक है, तो रोलिंग भी मारती है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही टायर का प्रॉपरली यूटिलाइज करती है। तो अपोलो मान के चल लो 9,000 पे, और MRF मान के चल लो 11,000 पे, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल। तो सबसे पहला खर्चा आपको वही पड़ेगा, फटका। अब फटका कितने रुपए का पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। तो अगर आप डलवाते हो अपोलो अल्फा H1 का ही सेट, तो जहाँ तक है वो 5,000 का पड़ता है। 5,000 तो नहीं, हाँ, पर आगे वाला पड़ता है 5100 का, और पीछे वाला 5600 का पड़ता है, 5600 का पड़ जाता है। 5600 का मिलता है मेरे यहाँ पे, तो 5600 का मिलता है। ये कौन जो टायर लग रहा है, ये चला CH Zoom Red X1। ये टायर हमारे यहाँ नहीं मिलता गाइस, ये बाहर से मंगवाना पड़ गया था। ये मैंने बस लुक्स के लिए मंगवा लिया था, इसका कोई इतना मज़ेदार नहीं है ये टायर, मत लगवाना आपको। अगर बस लुक्स वगैरह के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा ब्रॉड टायर है अपोलो अल्फा H1 से, है ना। तो बात करें ये कितने का पड़ा, ये मुझे पड़ा 5300 का। भाई मेरे काफ़ी सारे दोस्त उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाके लोगे तो ये 5300 रुपीज़ का ही पड़ता है। ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, ना ही मैंने देखा था, ये मेरे से गलती हो गई, है ना। लेकिन ये 5300 रुपीज़ का मुझे पड़ा था ये टायर, ये वाला। और 5600 रुपीज़ का पड़ता है अपोलो अल्फा H1, ठीक है भाई। और बात करें अगर आप अपोलो अल्फा H1 का डलवाते हो सेट, तो पड़ेगा आपको 11,000 रुपये का, और ये वाला डलवाते हो तो पड़ जाएगा 10,000 रुपये का सेट। टोटल बता रहा हूँ। और मतलब अपोलो अल्फा H1 से नीचे तो कोई डलवाओगे ही नहीं, और अगर जितना ऊपर जाते जाओगे तो मतलब 11 से लेके जितना तुम्हारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उतना डलवाओगे, तो भाई तुम्हें पड़ जाएंगे खूब महंगा टायर। तो ठीक है, टायर का फटका पड़ेगा, ये है मेंटेनेंस का। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं, देखो जो ये तो नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर बात करता हूँ चेन सेट का इस बाइक में पड़ता है अप्रोक्स 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये का 4500 का पड़ता है चेन सेट पूरा लगाने के बाद। ये एक कस्टम है, क्योंकि हमारी बाइक एक पूरी टॉप एंड मशीन है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मशीन है नहीं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कस्टम स्पॉकेट लगा रखा है। लेकिन जो इस बाइक का स्टॉक स्पॉकेट है वो पड़ेगा आपको 4,500 रुपीज़ का, ठीक है। टायर्स तो यही हमारा कितना हो गया, लगा लो हिसाब, लगाते रहो अपने आप में, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रेक पैड्स का और इसका खर्चा तो पता ही है आपको। अब सिंटर्ड आते हैं तो वो आपको लगाना पड़ेंगे, और मतलब वो सब चीज़ें तो नॉर्मल, ये सब मैं नॉर्मल खर्चे गिनवा रहा हूँ आपको, नॉर्मल, सिर्फ लो मेंटेनेंस। ये मेरे भाई मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जिनको ये बाइक खरीदनी है और वो सोच रहे हैं कि कम मेंटेनेंस वाली बाइक है। और हाँ, स्पोर्ट्स बाइक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पोर्ट्स बाइक है भाई, हो सकता है डेली भी खर्चा मांग ले, क्योंकि मेरी बाइक में तो डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, और मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि भाई नया नया खर्चा आता है, डेली आता है। भाई स्पोर्ट्स बाइक है, मेरा मन था NS लेने का, मैंने NS ले लिया, अब चाहे इसमें कितना ही पैसा लगे मैं तो फिर भी चलाऊंगा, ठीक है, बात है ये। तो अब हमारी मैं भाई उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जिनको पता है भाई वेल एंड गुड, ठीक है। जो बाइक खरीदना चाहते हैं, उनका बजट है बाइक खरीदने का, लेकिन उसे मेंटेन करने का नहीं है, तो मैं उन सब के लिए भी ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको है कि 400 सीसी एक वैसा है, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा, मैं बस एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज मत करना कि भाई नॉर्मल खर्चे भी गिनवा रहा है। भाई मैं नॉर्मल खर्चे उनको बता रहा हूँ जो मेरे भाई अफोर्ड कर ले रहे हैं बाइक, लेकिन मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर वो वीडियो वगैरह डालते हैं कि इतना महंगा इतना महंगा। तो बात करते हैं हमारी बाइक के नॉर्मल उसका। तो ये इतना मैंने बता दिया आपको। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा बाइक का पेट्रोल एक्सपेंस। पेट्रोल एक्सपेंस भाई इस बाइक का, मैं इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ कम्यूटर की तरह पिछले 1 साल और कुछ महीनों से। मैंने बाइक चला दी 16-17 हज़ार किलोमीटर, डेली की राइड करता हूँ मैं 100 किलोमीटर की, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 100 किलोमीटर मेरा मतलब 50 आना 50 जाना है, और एक महीने में मैं जाता हूँ 20 बार, तो हिसाब लगा सकते हो मैंने कितने रुपए का तेल इस पर अभी तक लगा दिया। और इसने एवरेज दिया है मुझे ऑन एन एवरेज, ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 27 मान लो, 27 मान लो, हाँ 27 मान लो, 27 तक का एवरेज दिया है।
तो मतलब 100 भी मान के चलोगे तुम, तो ये 3 लीटर हो गए, मोटा मोटा देखा जाए तो 3 लीटर से ज़्यादा रुपए का तेल लगा देता हूँ मैं दिन में। और पावर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि ये हाई कंप्रेशन रेशो वाली बाइक है। तो आप अपने हिसाब से बाइक देख लो, अगर आपको ये सब चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो बिल्कुल ले लेना भाई। बाकी ओनरशिप रिव्यू में भाई मेरे को बाइक में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का मेंटेनेंस का है। बाकी अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो भाई, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मैं इस बाइक को। अगर कोई भी फन राइड की तरह लेने चाहता है तो बिल्कुल ले लो भाई, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम प्यारी और एकदम बढ़िया चलने वाली बाइक है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ना। और मतलब खर्चे वर्चे आते रहते हैं इसमें, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खर्चे वर्चे तो भाई हर चीज़ में आते हैं जिसमें मतलब मेंटेनेंस वगैरह रहता है, ठीक है। तो भाई इन सब चीज़ों को इग्नोर भी मार सकते हो, अगर जिसको चलानी है भाई वो चलाएगा ही, और जिसका मेंटेनेंस आएगा वो तो लेना। बाकी अगर बात करें किसी और बाइक को मैंने कंसीडर क्यों नहीं करा है, इस बात को और ले लेते हैं, ठीक है। ओनरशिप रिव्यू में इस बात के साथ साथ जिस बात को और जोड़ देता हूँ कि मैंने कोई और बाइक क्यों नहीं कंसीडर करी। तो मैं हमेशा से एक NS ओन करना चाहता था, वो लिख रहा है ना NS, तो मेरे को हमेशा से एक NS चाहिए थी, क्योंकि मैं भाई उस एरा से ही पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मतलब NS का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा था स्टार्टिंग से ही। तो NS बहुत अच्छी लगती थी पहले से ही, और तो NS ले ली मैंने। तो बात करें अब किसी को KTM अच्छी लगेगी, KTM ड्यूक, तो पक्का वो KTM ही लेगा, चाहे NS हो या R3 हो या कावासाकी हो या कुछ भी हो। जिसको ड्यूक अच्छी लगती है वो ड्यूक ही लेगा। ठीक है गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आपको ऐसे कंटेंट देने के लिए बिल्कुल आपको भाई यहीं बैठा है, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपने भाई के यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार बनाते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।